तो लिक्विड है, इसके ऊपर मेरी वेपर्स बननी शुरू हो जाएंगी, मतलब बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। इस वजह से इस पॉइंट को मैं बोलूंगा बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट। मतलब इसके नीचे में जाऊंगा तो मुझको ड्यू मतलब जानते हो, थोड़ी थोड़ी बूंद, ओस ओस थोड़ी बनने लगेगी, मतलब थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स बनने लगेंगे। तो नमस्ते बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 11 सॉल्यूशन चैप्टर का, और आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ एंड प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ। पिछली क्लास में हमने इसको शुरुआत कर दी थी। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहाँ होता है, क्या होता है, वहां तक मैं आपको ले आया था। आज उसी थ्योरी को और मजबूत करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता है बेटा, आप जाके इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल को खोल लीजिए और वहां पे सोच पूछ लीजिएगा टेम्परेचर कंपोजिशन, बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, जेई एडवांस के लिए क्या किसी ने पढ़ाया है? कितने भी मैं कोचिंग के बड़े बड़े चैनल के नाम ले लूं, किसी ने नहीं पढ़ाया है। हाँ, कुछ बीएससी एमएससी वाले चैनल्स होते हैं उसमें ये पढ़ाया गया है, लेकिन क्या सर हमको आप आईआईटी जे लेवल से अलग कुछ पढ़ाने जा रहे हो? बेटा पूछा गया है, क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक लेक्चर पूरा लाऊंगा इन क्वेश्चंस के कि प्रेशर टेम्परेचर जो ग्राफ होते हैं इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। और लोग आपको नहीं बताते हैं, स्किप करवाते हैं, तो आप जानो वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। और बड़ी बड़ी कोचिंग्स में करवाते होंगे भैया, पता नहीं बच्चे पैसा देते हैं तो पढ़ाया ही जाता होगा, लेकिन ज्यादातर जो जितने बच्चों से मैं मिला हूं, मैं जानता हूं इस लेवल पे नहीं जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा कठिन लेवल नहीं है। आप हो 15-16 साल के बच्चे, आप समझ सकते हो, आप समझोगे नहीं तो कौन समझेगा इन बातों को। आपकी उम्र के बच्चे साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, आपकी उम्र के बच्चे डिस्कवरी कर रहे हैं, आपकी उम्र के बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, और आपकी उम्र के बच्चे एक छोटा सा टॉपिक नहीं समझ पाएंगे तो क्या समझेंगे? आइए समझते हैं। तो सॉल्यूशन पढ़ा चुका था मैं आपको, फिर से आज उसका रिवीजन और उसके आगे की चीजें बताऊंगा। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैं आज आपको ग्राफ दिखाऊंगा, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर टॉपिक भी आज खत्म करेंगे। कौन सा ग्राफ दिखाऊंगा? प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, कंपोजिशन एंड टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। शॉर्ट फॉर्म इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि पहले ही मैं ये ग्राफ बनवा चुका हूं, लेकिन फिर से आज बनाएंगे आपको दिखाने के लिए दोबारा। ठीक है, इधर एक जगह छोड़ देते हैं जिसमें बाद में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा तो वहां लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो ग्राफ शुरू करते हैं बनाना। फिर से बनाता हूं कल ही वाले ग्राफ, कोई आपको ज्यादा दिक्कत देने वाली चीज नहीं है यहाँ पे। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बना रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे। उसका टेम्परेचर का ग्राफ, उसका टेम्परेचर का ग्राफ, रोके रहिएगा। फिर ये एक ये नॉन आइडियल के लिए बना देंगे, एक ये नॉन आइडियल के लिए बना देंगे, नॉन आइडियल के लिए बना देंगे, नॉन आइडियल के लिए बना देंगे, पॉजिटिव के लिए और एक निगेटिव के लिए। इन ग्राफ को बहुत ढंग से देखिएगा बेटा, डायरेक्ट इन ग्राफ को बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इन ग्राफ को बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी ये वाई एक्सिस पे इनको मैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, इधर भी ये वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, या फिर प्रेशर बोल सकते हैं। ये सारे के सारे कंपोजिशन, 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 और ये भी नीचे भी सब कंपोजिशन, 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 कंपोजिशन। ठीक है, यहां पे क्या रखें? टेम्परेचर, टेम्परेचर, ये एक तरीके का बॉइलिंग पॉइंट भी बताएंगे, एक तरीके का ये लोग बॉइलिंग पॉइंट भी बताएंगे। ठीक है, हाँ सर। अब क्या करते हैं, एक आइडियल ग्राफ बनाते हैं, पीए और पीबी मान लेते हैं, पीए नॉट और ये पीबी नॉट, पीबी नॉट। अच्छा सर, एक चीज और इधर यहां पे मान लो कि यहां पे आपका एक बीकर है जिसके अंदर दो लिक्विड है, जिसके अंदर दो लिक्विड हैं, ए प्लस बी। ए जो है वो आपका लेस वोलेटाइल है, मान लो वोलेटाइल है, और जो बी है आपका वो मोर वोलेटाइल है, मोर वोलाटाइल है। तो ये बताइए
ये बताइए इसके अंदर जो वेपर्स बनेंगी वो ज्यादा किसकी होंगी, बी की या फिर ए की। अगर बी ज्यादा वोलेटाइल है तो इसकी मोर वेपर बनेंगी, मोर वेपर बनेंगी, और ए की लेस वेपर बनेंगी, लेस वेपर बनेंगी। ठीक है, ये चीजें आपने मानी समझी। तो ये लाइन हमको क्या दिखाती है, ये लाइन हमको दिखाती है टोटल प्रेशर। क्या दिखाती है, पीटी, टोटल प्रेशर दिखाती कि नहीं दिखाती है, दिखाती कि नहीं दिखाती बच्चा, है ना। अच्छा सर हमको एक और लाइन चाहिए, हमको एक और लाइन चाहिए, मैं इसके नीचे यहाँ पे एक और ये ऐसे ऐसे में एक ग्राफ बना दे रहा हूं। ठीक, ये लाइन ऊपर वाली ब्लैक कलर से जो है, जो नीचे ब्लू कलर से दिखा क्या रही है सर, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ऊपर वाली जो लाइन है ये लिक्विड फेज दिखा रही है, लिक्विड फेज दिखा रही है, और नीचे वाली लाइन जो है ये वेपर फेज दिखा रही है, वेपर फेज दिखा रही है। सर नीचे वाली लाइन क्यों वेपर फेज दिखा रही है, ऊपर वाली लाइन क्यों लिक्विड फेज दिखा रही है, देखिए यहां पे लिक्विड से वेपर बनी है, यस सर, यहाँ पे लिक्विड का कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा जिसको मैं एक्स ए और एक्स बी कह दे रहा हूं, मतलब काई ए और काई बी, और यहाँ पे वेपर्स का भी कुछ कंपोजिशन होगा जिसको मैं वाई ए और वाई बी कह दे रहा हूं, वाई ए और वाई बी कह दे रहा हूं। तो भाई अगर एक लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है और एक लिक्विड कम वोलेटाइल है, तो क्या जो लिक्विड जो सॉल्यूशन के अंदर कंपोजिशन है, ए प्लस बी का जो सॉल्यूशन है, जो उसका कंपोजिशन है, क्या उसकी वेपर्स का भी वही कंपोजिशन रहेगा, नहीं सर। अच्छा वेपर का कंपोजिशन वो नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि बी ऊपर कम जाएगा और ए ऊपर वेपर में ज्यादा जा रहा है। अभी बताओ जो बनने वाला कंपोजिशन है वेपर्स का, वो लिक्विड वाले से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। सर अगर नीचे 10 मॉलिक्यूल ए के हैं और 10 मॉलिक्यूल बी के हैं, तो ऊपर तो मुझको लग रहा है 10 में से 10 ए के मॉलिक्यूल वोलेटाइल हैं, वो तो ऊपर बना देंगे। क्या 10 में से 10 बी वाले भी ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर वाले तो 7 जाएंगे, 8 जाएंगे मान लो, तो उसका ऊपर तो कंपोजिशन कम होगा। तो भैया ऊपर कंपोजिशन कम होगा मतलब कि अगर वेपर का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इस सीधी लाइन के नीचे ही तो बनाना पड़ेगा, इस सीधी लाइन के नीचे ही तो बनाना पड़ेगा। सर एक और सीधी लाइन खींच देते, कर्व क्यों बनाया है, देखो जहां से शुरुआत होनी है पी ए नॉट और पी बी नॉट, वहां पे तो दोनों को मिलना ही है, प्योर फॉर्म ऑफ ए और प्योर फॉर्म ऑफ बी तो मैक्सिमम होना ही है वेपर प्रेशर। तो आप एक लाइन तो आपने सीधी खींच दी, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको क्या लाइन कांटेक्ट में आएगी, नहीं सर, वो तो आपको एक कर्व ही बनाना पड़ेगा ना, एक कर्व ही बनाना पड़ेगा। इतना जान लो कि लिक्विड फेज की लाइन लाइन से, और उसके नीचे जो कर्व है वो आपका वेपर फेज, वो आपका वेपर फेज। ये लाइन आपकी कंपोजिशन दिखा रही है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे कंपोजिशन है हमारा एक्स ए, एक्स ए पहले बीकर का कंपोजिशन, और इसमें हम डिस्टिलेशन ग्राफ पढ़ रहे हैं। ये कौन सा ग्राफ है, ये डिस्टिलेशन का ग्राफ है बेटा, डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन में होता क्या था, जो एक बीकर की वेपर्स है वो दूसरे बीकर का लिक्विड बन जाएगा, और जो दूसरे बीकर का लिक्विड होगा वो तीसरे बीकर की वेपर बन जाएगी, और ये चलता चला जाएगा। एक जो लेस वोलेटाइल है वो पीछे रह जाएगा, जो ज्यादा वोलेटाइल है वो ज्यादा आगे तक जाएगा, आगे तक जाएगा मतलब वो ज्यादा प्योर फॉर्म में मिलेगा, और जो लेस वोलेटाइल था वो कहीं पीछे छूट जाएगा। एक के बाद एक के बाद एक बीकर मैंने पिछले लेक्चर में लगा के दिखाया है, उसको देख के आओ बेटा, उसको देख के आओ, ठीक है। अच्छा अब मान लो मैंने एक्स से यहाँ पे माना, मैंने कहा कि भैया मुझको लिक्विड फेज का बताओ वेपर प्रेशर, तो मैं गया ऊपर 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 ऊपर, यहां कहीं जाके मिल गया। अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे पॉइंट जो बनाया हूं, इसके सिद्धांत पे जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस कंपोजिशन पे लिक्विड फेज का प्रेशर, लिक्विड फेज का प्रेशर। फिर मैंने कहा इसी इसी पॉइंट पर मुझको बताओ वेपर फेज में कितना प्रेशर लग रहा होगा। ये यहाँ पे सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे, इस कर्व पे जहां पे रुकेगा कि ये वेपर फेज में वेपर का प्रेशर हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि भाई कंपोजिशन भी बता दो मुझको, मतलब एक्स ए एक्स बी तुमने निकाल दिया है, तो वाई ए भी बता दो जरा, क्या है कितना बचा, कम तो हुआ है लेकिन वाई ए वाई बी कितना बचा ये भी बता दो। तो वहां से अगर तुम नीचे उतर आए
और जहां से सीधी लाइन नीचे उतरोगे जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी किसकी, YA की। YA की। ये मत समझना कि इधर से ज्यादा जा रहा है उधर उधर से कम आ रहा है, ये x से x भी दिखाया है मैंने, ये नहीं दिखाया कि इधर से ज्यादा है इधर से कम है, ठीक है। YA की वैल्यू आपकी कम होगी XA से, या फिर बराबर हो सकती है, कम ही हो सकती है, ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसी लिक्विड से वेपर बनी, उसी लिक्विड से वेपर का कंपोजिशन निकाल लो, ठीक है। अच्छा, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉइलिंग पॉइंट। इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉइलिंग पॉइंट मतलब सर टेम्परेचर का जो ग्राफ बनेगा, जो TA और TB का जो ग्राफ होगा वो इसका उल्टा बनेगा, वो इसका उल्टा बनेगा, ऐसे 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 उल्टा बनेगा, TA और TB। एक कर्व ऐसे दिखा दो, एक कर्व ऐसे दिखा दो। ये दो कर्व क्या है सर, ऊपर वाला कर्व आपका वेपर फेज का है, ऊपर वाला कर्व आपका वेपर फेज का है, और नीचे वाला कर्व आपका लिक्विड फेज का है। किस फेज का है, लिक्विड फेज का है। ये जो बीच में लाइन दिखा दी है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट दिखा रही है, क्या दिखा रही है, बॉइलिंग पॉइंट। इस कर्व के ऊपर अगर बात करेंगे तो चीजें हमारी वेपर फॉर्म में रहेंगी, इस कर्व के नीचे अगर बात करेंगे तो चीजें हमारी लिक्विड फॉर्म में रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे भी हम बात कर ले कि अगर इस लाइन के ऊपर रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इस लाइन के नीचे रहेगा तो वेपर फॉर्म में, इस कर्व के अंदर रहेगा तो लिक्विड प्लस वेपर, दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है। मतलब क्या, PA नॉट की वैल्यू के ऊपर का अगर कोई आप प्रेशर लगाओगे तो हमको किस फॉर्म में मिलेगा, वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अगर उसके नीचे की कोई वैल्यू लगाओगे तो हमको वेपर फॉर्म में मिलेगा। TA से आप ऊपर का टेम्परेचर लगाओगे तो वेपर फॉर्म में हमको सब्सटेंस मिलेगा, और TA से अगर आप नीचे लगाओगे तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। TA और TB के बीच का कुछ एरिया आप डिफाइन कर रहे हो जहां पे लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में ही रह सकते हैं, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में ही ये लोग रह सकते हैं। तो ये ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन का। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ दोनों हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन के, आइडियल सॉल्यूशन के। ये दोनों जो ग्राफ होने वाले हैं ये नॉन आइडियल के होने वाले हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। कैसे होंगे, क्या होंगे, देखें। इसको पहले बनाओ बेटा, इसको पहले बनाओ, बनवा चुका हूं लेकिन फिर से बनाओ। अच्छा, एक काम करना है, यहाँ पे PB लिखना, PB इधर लिखना, TA इधर लिखना, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो A वाला बचेगा और B वाला खत्म हो जाएगा, B वाला खत्म हो जाएगा। हमारा काई A इक्वल टू 1 इधर आएगा, काई A इक्वल टू 1 इधर आएगा। इसको ठीक कर लो बेटा, इसको TB बोल दो, इसको TA बोल दो, ठीक है। क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल कौन है, ज्यादा वोलेटाइल, ठीक था यार, पहले ठीक था, पहले ठीक था रे, B ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, B ज्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे काई B इक्वल टू 1 रहेगा, A और ये B, ठीक है। B आपका ज्यादा वोलेटाइल हमने लिया है, ठीक है। मानने पे डिपेंड करता है बेटा। अभी अगर मैं A को वोलेटाइल ज्यादा मान लेता तो उस ग्राफ को मेरे को चेंज करना पड़ता, मुझको A को वहां दिखाना पड़ता, B को यहाँ, क्योंकि इधर से उधर जाएंगे, ठीक है। इधर हमारा XB इक्वल टू 0 मतलब काई B इक्वल टू 1 है, काई B इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पे हमारा 100% B वाला पार्ट बचा है, A वाला पार्ट खत्म हो चुका। यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो चुका है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो चुका है। इतना आप जान लो कि आइडियल सॉल्यूशन में आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है और नॉन आइडियल में नहीं होता है,
नॉन आइडियल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आइए और ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले का। एक सीधी लाइन तो खींच दे जिसे पता चले कि हम एक जो स्टैंडर्ड लाइन है वो कौन सी हमारी। एक सीधी लाइन यहां से हम खींचे दे रहे हैं, यहां से हम इसको हम पी ए नॉट बोले दे रहे हैं, इसको पी बी नॉट बोले दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला मैं पॉजिटिव डेविएशन वाला बनाने जा रहा हूँ। पॉजिटिव डेविएशन किस चीज का होता है, वेपर प्रेशर का होता है। आपको पता है कि कर्व एक ऊपर वाला कर्व बनना है, एक ऊपर वाला कर्व बनेगा वो आपका दिखाएगा कि पॉजिटिव डेविएशन हुआ। इसको बेटा नेगेटिव डेविएशन ना मान लेना, ये एक लिक्विड फेज का एक वेपर फेज का कंपोजिशन है, इसमें भी दिखाते हैं वो चीजों को, है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन हुआ है और कोई एक पॉइंट है जहां पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया, जहां पे वेपर प्रेशर काफी मैक्सिमम हो गया, मतलब काफी ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन हुआ है। मान लो एकदम से कर्व चला 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 एकदम से कहीं जाके मैक्सिमम हो गया और फिर एकदम से ये नीचे आके उतर गया। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया जहां पे हमारा मैक्सिमम वेपर प्रेशर रहा होगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर रहा होगा। देख भी लो, वैसे है भी। ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर, ये कौन सा ग्राफ हो गया हमारा, ये हमारा लिक्विड फेज का ग्राफ हो गया। किस फेज का ग्राफ हो गया, लिक्विड फेज का ग्राफ हो गया, लिक्विड फेज का ग्राफ। क्योंकि अब ये वाली लाइन तो मानी नहीं जाएगी, ये वाली लाइन तो मानी नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, वेपर फेज, वेपर फेज का कर्व नीचे से जाएगा, एक यहां जाके अटक जाएगा, फिर जब ये नीचे आया था तो यहां से जाके फिर से ऐसे खुलेगा। सर ये क्या है, सर ये क्या है, ये आपका वेपर फेज का ग्राफ है। किस फेज का ग्राफ है, वेपर फेज का ग्राफ, वेपर फेज का ग्राफ है। ये क्या है, ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है, ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है, डेविएशन है। यस 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 यस। अब इसमें और इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है, देखिए यहां पे लिक्विड फेज और वेपर फेज का कहीं पे भी कंपोजिशन सेम नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कंपोजिशन सेम नहीं हो रहा है। इस पूरे सॉल्यूशन में आपने देख लिया कहीं पे भी कंपोजिशन सेम नहीं हो रहा है, बल्कि यहां पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन गया है, जहां पे आपका लिक्विड और वेपर दोनों के कर्व एक साथ आके मिल रहे हैं और इस जगह पे जो कंपोजिशन निकल रहा है वो सेम है, वो सेम है। समझ रहे हो, मतलब कैसे दिखाऊं, मतलब एक सॉल्यूशन है, यहीं पे दिखाता हूं, रुको यहीं पे दिखाता हूं, रुको यहीं पे दिखाता हूं। मतलब एक हमारा सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड है A प्लस बी, A प्लस बी, और लिक्विड के ए बी का जो कंपोजिशन है, मतलब काई ए काई बी जो है वो हमारा बराबर हो गया है वाई ए वाई बी से। तो ये बताओ, अगर काई ए इक्वल टू वाई ए हो गया और काई बी इक्वल टू वाई बी हो गया तो हमारा आगे डिस्टिलेशन हो पाएगा, क्या आगे डिस्टिलेशन हो पाएगा, क्या इस बीकर में केवल ए बचा है, नहीं। क्या इस बीकर में केवल बी बचा है, नहीं। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था, आइडियल सॉल्यूशन में आप लगातार एक बीकर से दूसरे बीकर में, दूसरे बीकर से तीसरे बीकर में जा सकते थे। पिछले पिछले वाले लेक्चर में मैंने करके बताया था, है ना, ग्राफ से भी दिखाया था। तो मतलब पूरा आप सॉल्यूशन शुरुआत करोगे जब आइडियल सॉल्यूशन में, तो एक चीज अगर ज्यादा वोलेटाइल है, एक चीज लेस वोलेटाइल है, तो जो लेस वोलेटाइल है वो घटते 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 घट जाएगा और एक चीज जो प्योर है वो बढ़ते 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 बढ़ जाएगा। आइडियल वाले में कंडीशन ये आती है, लेकिन वो प्योर लिक्विड के लिए आती है। वो पूरा एक लिक्विड ही होगा, ए लिक्विड मान लो होगा। कौन सा भी ज्यादा वोलेटाइल बोला था, बी बोला था, बी बचेगा, बी बचेगा, उसके ही वेपर्स बचेंगी
और यहाँ पे काई बी, हेलो काई बी, अरे अरे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे काई बी और काई काई क्या होगा, यहाँ पे बी का लिक्विड फेज का कंपोजिशन बराबर होगा किसके, वेपर फेज के कंपोजिशन के। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, यहाँ पे एक ऐसा मिक्सचर बन रहा है, अब सॉल्यूशन भी नहीं बोलूंगा उसको, मैं उसको मिक्सचर बोलूंगा। इस पॉइंट पे एक ऐसा मिक्सचर बन रहा है जिसको हम और सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको अपने नोट्स बनाइएगा, बताइएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर लार्ज डेविएशन हो गया है तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर पर आपका जो सॉल्यूशन होता है वो एक तरीके का मिक्सचर भी होता है, जिसको हम फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर किसी तरह प्रोसेस से हम अलग नहीं कर पा रहे होते हैं, इस पॉइंट पे जो मिक्सचर बनता है, इसी को तो हम लोग बोलते थे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलते थे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मतलब देखिए अब मैं पूरा इधर वाला मिटा रहा हूँ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या बोला मैंने, एजियो दिख रहा है, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये क्या है सर, एक ऐसा मिक्सचर जहां पे आपका लिक्विड फेज का और वेपर फेज का जो कंपोजिशन है वो सेम हो चुका है, जो कंपोजिशन है वो बराबर हो चुका है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर हमेशा बाइनरी होगा, बाइनरी मतलब समझते हो, दो चीजों का मिश्रण होगा, ए प्लस बी, मतलब अभी इस पॉइंट पे ना पूरा ए खत्म हुआ होगा ना पूरा बी खत्म हुआ होगा, दोनों ही किसी ना किसी परसेंटेज में बचे रहे होंगे। अच्छा, ये तो हमने प्रेशर वाला ग्राफ दिखा दिया। अब इसी से मैं अगर बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ दिखाऊं नीचे, तो ये मैक्सिमम गया था, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ उसी पे मिनिमम भी जाएगा। अगर ये टीए है, ये टीबी है, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये हमारा मिनिमम जाएगा, और इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब क्या, एग्जाम्पल है मेरे पास, यस मेरे पास एक एग्जाम्पल है, आपको दिखाते हैं। मेरे पास एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एक एग्जाम्पल है, इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल आपका 95% बच जाएगा और 5% वाटर बच जाएगा। इसके आगे आप इथेनॉल और वाटर को अलग नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग होता है 351.5 के लगभग होता है, 3 के लगभग होता है, और वाटर का तो आप लोग जानते हो 373 केल्विन होगा, ये केल्विन में है। जो इन दोनों का मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट निकलता है वो निकलता है आपका 351.15, थोड़ा सा उससे कम। मतलब अगर हमारा ये इधर टीए इधर मान ले, टीए वाली जो वैल्यू है वो हमारी रह जाएगी कितनी, वो हमारी रह जाएगी 351.3, और ये वाली वैल्यू ले जाएगी हमारी 351.15, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी 373। इस जगह पर जो हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आया है उसका एग्जांपल मैंने सामने लिखा है, ऐसे ही सर हमारा नेगेटिव डेविएशन भी होगा। एक हम ये ऐसी लाइन बना दें, एक ऐसा नेगेटिव डेविएशन भी होगा जहां पे हमारा एक मिनिमम वेपर प्रेशर बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, मिनिमम वेपर प्रेशर बन रहा होगा ना।
सर ये हमारा पी ए नॉट, ये हमारा पी बी नॉट, हमारा एक कर्व यहाँ के रुक रहा होगा, एक कर्व हमारा ऐसे जा रहा होगा। ये हमारा कौन सा कर्व है, ये हमारा कौन सा कर्व है, ये हमारा वेपर फेस का कर्व है, किस सॉरी यस यस हमारा वेपर फेस का कर्व है, और नीचे वाला कर्व जो है एक ही चीज का है, ये लिक्विड फेस का है। किस चीज का है, लिक्विड फेस का है। इस मिनिमम बॉइलिंग पर, इस मिनिमम वेपर प्रेशर पर मैक्सिमम बॉइलिंग आ रहा होगा। यस सर, कुछ ऐसा कुछ ऐसा आ रहा होगा, कुछ ऐसा। इसको मैं टीए बोले दे रहा हूं, इसको मैं टीबी बोले दे रहा हूं। यहां पे हमारा आ रहा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का कोई एग्जांपल है? यस सर, अब वो भी देख लीजिए। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है, यस सर है एग्जांपल, हमारे पास HNO3 है और हमारे पास वाटर है, HNO3 का जितना मुझको परसेंटेज याद आ रहा है, वो याद आ रहा है 68% HNO3 और 32% वाटर। ये दोनों बचे रह जाते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 68% HNO3 एंड 32% वाटर। मतलब इस पॉइंट पर हमारा अगर HNO3 और वाटर का मिक्सचर ले लूं तो वो इस ज्यादा इतने परसेंटेज से ज्यादा आप उनको अलग नहीं कर सकते। मतलब एक मिक्सचर होगा जिसमें 68% HNO3 होगा, 32% वाटर होगा, इससे ज्यादा इनको आप अलग नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपने कहाँ दिखाया है? जब आपने बनाया है यहाँ पे एक लार्ज नेगेटिव डेविएशन, तो लार्ज नेगेटिव डेविएशन पे आपका बना है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और लार्ज पॉजिटिव डेविएशन पे बना है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कुछ भी गिचिर पिचिर नहीं है, बहुत अच्छे से आपको एक ही जगह पे मैंने सारी चीजें दिखाई हैं। इसमें मैंने मार्किंग थोड़ी कम की है, इसमें मार्किंग मैंने थोड़ी ज्यादा करी। क्यों करी है ज्यादा? क्योंकि इसमें आपको चीजें समझानी थी। कल से, पिछले लेक्चर से इसको समझा रहा हूं आपको, तो प्लीज इसको बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कोई नहीं बताता है। अभी ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट बच गया, वो भी आपको समझाते हैं। इधर से इधर जाने में मैंने मार्किंग कम कर दी है, यहाँ पे लिक्विड वेपर, वेपर लिक्विड दिखाया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाया। तो अंडरस्टूड है कि अगर प्रेशर और कंपोजिशन का ग्राफ है तो ऊपर जो चीजें चल रही होंगी वो लिक्विड होंगी, नीचे जो चीजें चल रही होंगी वो वेपर होंगी, और जो ग्राफ के अंदर, कर्व के अंदर चीजें होंगी वो लिक्विड प्लस वेपर होंगी, ऊपर भी और नीचे भी। आइए इसी में आपको ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट दिखाते हैं। ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट इसी में दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा दें, और इसी में दिखाते हैं, इसी में दिखाते हैं। एक कर्व यूं गया था, ठीक। मान लो एक कंपोजिशन है XA, इस कंपोजिशन पे मैं ऊपर गया यहाँ पे, और यहाँ पे दो चीजें, ऊपर वेपर है, नीचे लिक्विड है। टेम्परेचर अगर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इस पॉइंट के बाद यहाँ पे अंदर प्लस लिक्विड प्लस वेपर दोनों में से कोई मिल सकता है। इस पॉइंट के बाद अगर मैं कहूंगा तो मेरी वेपर्स बननी शुरू हो जाएंगी। इसके नीचे तो लिक्विड रहेगा, इसके ऊपर मेरी वेपर्स बननी शुरू हो जाएंगी, मतलब बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। इस वजह से इस पॉइंट को मैं बोलूंगा बबल पॉइंट। क्या बोलूंगा? बबल पॉइंट। अच्छा, मान लो टेम्परेचर घट रहा है, इस पॉइंट के नीचे अगर टेम्परेचर गया, इस कर्व पे पॉइंट मैंने लिया है, इस कर्व के नीचे अगर ये टेम्परेचर गया तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ड्यू पॉइंट। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा क्या? ड्यू पॉइंट। मतलब इसके नीचे में जाऊंगा तो मुझको ड्यू मतलब जानते हो, थोड़ी थोड़ी बूंद, ओस थोड़ी बनने लगेगी, मतलब थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स बनने लगेंगे।
मतलब ऊपर से नीचे जाऊंगा तो इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा ड्यू पॉइंट, और नीचे से ऊपर जाऊंगा तो उसी पॉइंट को मैं जो नीचे से लेके जा रहा था उसको मैं बोल दूंगा बबल पॉइंट। क्या बोल दूंगा? बबल पॉइंट। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझको आपको बतानी थी। मैंने आपको एजियोट्रॉप भी समझा दिया पूरा, एजियोट्रॉप मिक्सचर भी समझा दिया है। अब इसके आगे हमारा बस एक टॉपिक बचता है, दो टॉपिक बचते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और हेनरी लॉ, और एक लेक्चर रखेंगे न्यूमेरिकल का। आज ये 11वां लेक्चर हो रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और हेनरी लॉ 12, 13, 14, मैक्सिमम 14 लेक्चर तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। एक या दो लेक्चर में आपकी सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, वो थोड़े बड़े लेक्चर लाएंगे लेकिन वो खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चीजें, आज हमने टी शर्ट पहन ली है, आप लोग देख ही रहे होगे, अच्छी है। अरे यार उतनी अच्छी क्वालिटी की तो नहीं बन पाई, उतनी अच्छी क्वालिटी की तो नहीं बन पाई, लेकिन ठीक है, काम चला हुआ है। क्वालिटी मतलब जानते हो कि अगली बार मैं जब भी प्रिंट करवाऊंगा ना, तो जहां से मैंने प्रिंट करवाई उनसे मैंने कहा था टी शर्ट आप ले लेना, लेकिन टी शर्ट अगली बार मैं उनको खुद लेके दूंगा अच्छी क्वालिटी की। टी शर्ट ठीक है, प्रिंटिंग आपको पता नहीं कैसी लग रही होगी, है ना? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है। हाँ, कुछ कमेंट वमेंट भी कर दिया करो यार, कुछ सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत, कभी कुछ नहीं कहता हूँ मैं। इतने दिनों से देख रहा हूँ कि लगभग 30-40 हजार व्यूज हैं मेरे चैनल पे इस समय, 40 हजार के लगभग व्यूज हैं, और सब्सक्राइबर हैं 150, 200, 250। भाई ये होता है भाई, इतना ये है किसी नए आदमी अगर यहाँ पढ़ाने आएगा तो। अरे ना देखो 40 मिनट की वीडियो के सब्सक्राइब किए भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना करो बे, क्योंकि तुम्हारा मन होगा तो करोगे, तुम्हारा मन होगा तो वीडियो देखोगे, नहीं तो आजकल पढ़ने में कौन लगा है यार। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए यार, इधर उधर की मस्ती करें यार, मम्मी पापा को बेवकूफ बनाएं, अपने आप से झूठ बोल लें, बैठे बैठे दिखावा करें पढ़ने का, आजकल तो ये सब चलता है यार। 100 में से 99 बच्चे यही करते हैं। एक बच्चा जो पढ़ रहा होता है वो बेचारा डर के मारे पढ़ रहा होता है। अब एक बच्चे की न्यूज़ सुनी थी, ओबीसी कैटेगरी का था, अच्छी रैंक पाया और एम्स मिल गया था उसको, और वो ये चिट्ठी में लिख के मर गया कि भैया मुझको डॉक्टर नहीं बनना था। तो उसने कितने प्रेशर में पढ़ाई की होगी, आप ये सोचो। इतने प्रेशर में पढ़ाई की, वो भी पढ़ाई मतलब इतनी डर 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 अंदर रख के किया कि एग्जाम भी निकल गया, एम्स मिल गया। और वो कह रहा है कि उसके बाद मेरा मन नहीं लग रहा, मुझको यहाँ पे मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। बेटा ये एग्जाम, नीट का, जेई का, ये केवल एक एग्जाम है, इसके आगे की जिंदगी कठिन है बेटा, आसान नहीं है। फूल माला केवल उसी दिन पहनोगे, उसके बाद तो तुमको मुर्गा बनाया जाएगा। मुर्गा मतलब कि सजा नहीं दी जाएगी, काम होगा, काम इतना होगा कि मुर्गा बन के काम करोगे, है ना? आइए इसके आगे का टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप HNO3 H2O, या आपकी एनसीईआरटी के एग्जांपल है। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इथेनॉल प्लस वाटर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपका वहां बना है जहां पे आपका लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हुआ है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन होगा तो वहां पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन जाएगा, आपको मैंने दिखाया। ये ऊपर वाले जितने भी ग्राफ हैं ये प्रेशर कंपोजिशन का ग्राफ है, और नीचे जितने भी ग्राफ हैं ये टेम्परेचर कंपोजिशन के ग्राफ हैं, है ना? इनसे आपको चीजें काफी कुछ क्लियर हो गई होंगी। ड्यू पॉइंट, जहां पे आपकी धीरे धीरे उस पॉइंट पे जहां पे आपके धीरे धीरे ड्रॉपलेट बननी शुरू हो जाए। बबल पॉइंट, जहां पे धीरे धीरे आपकी वेपर्स बननी शुरू हो जाए, यहाँ पे धीरे धीरे आपकी वेपर्स बननी शुरू हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और हेडिंग डालिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग डालिएगा क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे आपको, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही आपका एक और आएगा टॉपिक छोटा सा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वो भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। वॉन्ट ऑफ फैक्टर आएगा, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये सारे टॉपिक्स आएंगे आपके पास। न्यूमेरिकल्स उसके बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, वो करेंगे, ठीक है। तो अभी हेडिंग डालिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
अब यहाँ पे आप 2 टुकड़े कर दीजिए नॉर्मल, वापस अपनी चीजों पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में पढ़ाया है बेटा, अगर इसको आप समझ ले गए तो यू आर द जीनियस यार, यू आर द जीनियस पर्सन। नहीं समझे हो दोबारा देखो, थोड़ा अपने आप से रिसर्च करो, थोड़ा अपने आप से किताबें पढ़ो। एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के अलावा यहाँ कोई टॉपिक सर्च करो, ढूंढो उसमें, पढ़ो उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ो यार। आपको क्या लगता है एनसीईआरटी पढ़ के आपका जी एडवांस निकलेगा? एनसीईआरटी पढ़ के आपका जी एडवांस निकलेगा? अब वो नीट वालों के लिए है नीट वालों के लिए है, नीट वालों के लिए एनसीईआरटी काफी है, पास हो जाएंगे अच्छे अच्छे नंबर से। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज कर लेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 650 प्लस, केवल नीट पढ़ के, सॉरी केवल एनसीईआरटी पढ़ के, है ना। हाँ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सर? ये कौन सी दुनिया की बात है? ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करें, जो डिपेंड करें ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ solute particle, number of solute particle, not on its nature, not on its nature, उसके नेचर पे डिपेंड ना करें, वो मोटा है कि पतला है कि छोटा है कि भारी है। हाँ, भारी पे डिपेंड करे, नंबर पे डिपेंड करे, ना मास पे ना वॉल्यूम पे, ना मास पे ना वॉल्यूम पे। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कभी पहले पढ़ाया है? यस सर, ये तो पढ़ा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत मजेदार टॉपिक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो सब जानते हैं ये लोग सारे बच्चे जानते हैं सब, लेकिन सर पढ़ता कौन है ढंग से? ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस समझाएंगे, काफी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी आपके सामने। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आज हेडिंग डालिएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तो पढ़ चुके हैं, ये तो केस नंबर 2 है। अरे नहीं, केस नंबर 1 है सर, याद आ गया। केस नंबर 1 है राउल्ट लॉ का, राउल्ट लॉ का केस नंबर 1 नहीं याद आया? अब ये पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू काई सॉल्यूट, याद आया? पी नॉट क्या होता था? पी नॉट होता था प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, और पीएस क्या होता था? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा पी नॉट ज्यादा होता था, पीएस कम होता था। ये तो आपको आता ही होगा, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। इसमें क्या बताना है? देखो रिलेटिव लोअरिंग क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यही तो है, इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये डायरेक्ट किससे डिपेंड कर रहा है? काई सॉल्यूट। ये काई सॉल्यूट क्या है सर? मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन क्या बता रहा है सर? मोल फ्रैक्शन यही तो बता रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने, यही तो बता रहा है। अच्छा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, क्या इसको मैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ सर? लिख तो सकते हैं, पसीना बहता रहता है, उसमें भाप बन जाती है, ठीक है। अच्छा सर, ये स्मॉल एन अब बता चुका यार सब कुछ, बार बार पूछोगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा फॉर्मूले को इजी करना चाह रहा हूँ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट।
ऐसे लिख सकते हैं? ओ नो नो नो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ओ नो 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 बेबी, नो बेबी। इसको ऐसे कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर सकते हैं इसको। यस, पी नॉट माइनस पी एस एन प्लस एन अपॉन में एन। क्या इसको पी नॉट माइनस पी एस, क्या इसको मैं 1 कैपिटल एन प्लस एन लिख सकता हूं? सर क्या कर रहे हो? रुको रुको बे, दिखाते हैं। रुको बे, दिखाते हैं। सर थोड़ा फॉर्मूला आसान बना रहे हैं, रुकिएगा। सर यहां से उठा के लाओ, यहाँ पे, यहां से उठा के लाओ। अब सर मैं 1 को इधर भेज रहा हूं। मैं पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 कैपिटल एन अपॉन में स्मॉल एन है, ठीक है। सर इसको क्या लिख सकते हैं? इसको पी नॉट माइनस पी एस प्लस पी माइनस पी नॉट पी एस अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में स्मॉल एन। ये कट जाएगा। पी एस पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में स्मॉल एन। ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। देख लो कुछ गलती तो नहीं की है? नीचे से ऊपर किया है, ठीक है, ये भी नीचे से ऊपर कर दिया, फिर इधर ले आए, इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, पी नॉट कस गया, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ माइनस गया था, माइनस पी नॉट और माइनस का पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला सही है, सही है फॉर्मूला, है ना। अब इस फॉर्मूले का कहाँ यूज है? सर आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि यहाँ पे हमको एज्यूम करने को बोल दिया जाता है। एज्यूम करने को बोल दिया जाता है कि आपका सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूट बहुत कम है, तो स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर दो और एन प्लस एन को डायरेक्ट एन लिख दो। ये कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि ऊपर वाला तो रहेगा, क्योंकि वो तो अकेला है। मतलब किसी बड़ी चीज में छोटी चीज को ऐड करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। मान लो 2000 रुपए में मैं आपको 1 रुपए ऐड करके दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो कहा गया कि इस एन को नेग्लेक्ट कर दो। तो लोग कभी कभी डायरेक्ट इसको एज्यूम करवा देते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है। फॉर्मूला असल में ये होता है, फॉर्मूला असल में ये होता है, कोई एजम्पशन नहीं है, कोई एजम्पशन नहीं है, ये है फॉर्मूला। और कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं और इस वाले फॉर्मूले को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस फॉर्मूले को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बल्कि ये नहीं, बल्कि ये नहीं, उसी फॉर्मूले में से निकाला है। बट अब ये सॉल्यूशन है भाई ऊपर, पीएस, पीएस इधर आ गया, देखिए अब ये पी नॉट में से माइनस नहीं किया जा रहा है, पी नॉट मैक्सिमम था, बताया था ना आपको। परसेंटेज जैसे निकालते थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ योर परसेंटेज ऑफ योर नंबर्स मार्क्स। तो अब ये फॉर्मूला उससे मैच नहीं कर रहा भैया, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम नहीं है, ये फॉर्मूला सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, अलग है, देख लीजिएगा, अलग है। तो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को अलग अलग याद करिएगा। इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं, वैसे कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बस लोग जो बेवकूफ बनाते हैं ना कि एज्यूम कर लो। एज्यूम क्या है, क्यों कर ले? एज्यूम नहीं किया जाता भैया, ऐसे फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, ऐसे फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। हाँ, अगर कई बार क्वेश्चन के अंदर ही बोल दिया जाए कि आपका सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूट बहुत कम है, तो फिर यहाँ पे एन को तुम नेग्लेक्ट कर दो। लेकिन कई बार क्वेश्चन में नहीं बोला होता है, तब भी टीचर कहते हैं मान लो, ऐसे नहीं मानते। उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला नोट करते हैं, ये फॉर्मूला नोट करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखें, आज की क्लास यहीं तक रखें। एक कहानी सुनाएं, क्योंकि बिना कहानी सुनाए मजा नहीं आती यार। एक कहानी सुनाते हैं, 2 मिनट रुको, कहानी सुनाते हैं। हाँ तो बेटा, कहानी एक है धन्ना सेठ की। धन्ना सेठ, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे जिनको मैंने सुना चुका हूँ, वो भी अगर सुन रहे होंगे तो फिर से यादें ताजा हो जाएंगी, है ना। धन्ना सेठ, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि बड़े धन्ना सेठ बने बने घूम रहे हो। ये धन्ना सेठ कौन था? किसकी बराबरी हम लोग से की जाती है? कई लोग, जब लोग पैसे का दिखावा करते हैं तो लोगों को बोला जाता है कि धन्ना सेठ बने घूम रहे हो। धन्ना एक छोटे से बच्चे का नाम था, इसी अवध में रहता था। अवध जानते हो ना, यूपी का एरिया है।
इसी अवध में रहता था। माता जी के साथ रहता था, पिताजी थे नहीं और कोई था नहीं। और कई लोग, इसको आप इंटरनेट पे ढूँढोगे तो असली कहानी है ये। इसको कई लोग राजस्थान की बताते हैं, कई लोग अवध की बताते हैं, हमको अवध की पता है ना? तो कहानी ये है, असली कहानी है। असली कहानी ये है कि एक छोटा-सा बच्चा था, अपनी माँ के साथ रहता था और बगल में ही एक गाँव था और वहाँ पे एक मंदिर था। तो वहाँ पे ये लोग छोटी जात वाले थे, ज़्यादा आप लोग जानते हो छोटी जात वालों को उस पुराने ज़माने में बड़े-बड़े मंदिरों में अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, सब चीज़ें होती थी। तो माताजी का इसका पैर खराब था, मम्मी का पैर खराब था, पापा थे नहीं तो ये लोग थोड़ी बहुत मज़दूरी करके इनकी माताजी किसी के खेत में कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, उससे पैसा पाती थी, उसी से घर चलाती थी, उसी से अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। छोटा-सा एक झाड़-फूस का एक बना रखा था जिसमें अंदर कुछ भी नहीं था, लेटने लायक था और कुछ भी नहीं था। तो बगल वाले गाँव में मंदिर था, शिव मंदिर, वहाँ पे शिवरात्रि आने वाली थी तो शिव जी की कथाएँ चलती थी। आने वाली थी, 7 दिन का पूरा महोत्सव होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे वो बच्चा जाता था अपनी माँ के साथ और मंदिर के बाहर ही बैठ के जो वहाँ पे पंडित जी होते थे, उनसे कथाएँ सुनता था शिव जी की। तो वहाँ पे वो एक दिन वो बोल रहे थे कि भैया कि शिव जी में बड़ी ताकत होती है, ये होता है, वो होता है और बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को भोग लगाए अगर कुछ भी खा लोगे तो पाप होता है। तो ये बात उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई। मन पंडित जी बाहर आए, तो उनसे कहने लगा कि पंडित जी, मेरे पास तो भगवान ही नहीं है। तो पंडित जी ने क्या 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 तुम्हारे पास भगवान नहीं? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पास भगवान नहीं। तो पंडित जी मज़ाक में समझे कि अरे ऐसे ही बच्चा है, कहते चलो तुमको शिवरात्रि के अगले दिन आखिरी जब कथा सुनाएँगे तो तुमको हम भगवान देंगे। मज़ाक में उन्होंने ऐसे कह दिया, चले गए। तो शिवरात्रि का दिन आया, वो बच्चा वहीं पे मंदिर के बाहर बैठा हुआ है और शिवरात्रि सब लोग मना रहे हैं, सब धूम-धाम हो रही है रात में, दिन में, है ना? और पंडित जी का इंतज़ार कर रहा है बच्चा। जब सब कुछ हो गया तो पंडित जी वहाँ से निकले, तो बच्चे ने कहा कि पंडित जी भगवान दे दो, आपने कहा था भगवान दे देंगे। तो उनको बड़ी हँसी आई, उनको कहा अरे! अब इसको अभी तक याद है? तो अंदर से एक भांग का गोला उठा लाए, भांग का गोला बचा हुआ था, उस बच्चे को दे दिया और कहा यही भगवान है। उन्होंने कहा खेल, बॉल दे दी, एक तरह की बॉल, भांग की बॉल, गोला दे दिया, ये लो बच्चा खेलो। वो बड़ा खुश हो गया कि हमको भगवान मिल गए। पंडित जी ने भगवान दी, पंडित जी ब्राह्मण होते, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते। ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते। तो वो यही समझा और उसको लेके अपने जो माँ के पास था उसके उनके पास चला आया। माँ से कहा कि भैया, मम्मी देखो हम भगवान ले आए। कहा मम्मी देखो हम भगवान ले आए। मम्मी से कहा कि मम्मी इसको खिलाएँगे तभी हम लोग खाएँगे। मम्मी ने कहा हाँ, ठीक है भैया। रात में रोटी बनाई दोनों माँ ने मिलके और बच्चों को दिया कि भाई खाओ। तो वो बैठा हुआ है कि जब तक ये खाएँगे नहीं भगवान, तब तक हम नहीं खाएँगे। अरे भगवान कैसे खा लें भाई? भगवान कैसे खा लें? वो तो भांग के गोले हैं। वो तो भांग के गोले हैं। भाई बच्चा बैठा रहा, 2 दिन बीत गए। 2 दिन बीत गए, माँ को आया गुस्सा, माँ ने पीट दिया जैसे हम लोग पीटे जाते हैं, माँ ने पीट दिया, बच्चा रोने लगा। बच्चा रोते-रोते भी कह रहा है कि जब तक हम भगवान को नहीं खिलाएँगे, तब तक हम नहीं खाएँगे तो क्योंकि ये पाप हो जाएगा। माँ उस और गुस्सा आ रही कि पागल हो गया है, पंडित जी तो चले गए पता नहीं क्या कह के, ये पागल हो गया है कि कैसे नहीं भगवान खाएँगे। बड़ी दिक्कत। तीसरे दिन वो रो रहा था अकेले में बैठ के, शिव जी प्रकट हो गए। असली में शिव जी प्रकट हो गए, उसी भांग के गोले से। बड़ी हालत खराब थी उनके घर की, उस देखा और उसके ऊपर आशीर्वाद अपना हाथ फेरा और चले गए और देखते ही देखते वही बच्चा धन्ना से धन्ना सेठ बन गया। इतना वैभव, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी चीज़ें उसको दी कि वो सेठ बन के मरा है। पैदा हुआ था भिखारी बन के, मरा है सेठ बन के। तो सच्चे मन से भगवान को बुलाया तो भगवान भी आ गए। तो आप भी सच्चे मन से थोड़ा पढ़ के देखिए, थोड़ा-सा पढ़ के देखिए, 80% की तैयारी करोगे 90% मिलेंगी। क्यों 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 लोड लेते हो? लोड मत लो, ईमानदारी से करो, चोरी मत करना। मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, नाटक, नौटंकी, चोरी माँ-बाप से
छुपाना कुछ, कुछ बात ना बताना, कुछ अपने आप से धोखा देना, एग्जाम में बैठ के नकल करना, ये मत करो, तुमको 10 नंबर ज्यादा मिलेंगे। ईमानदार रहो बेटा। ये चोरी हर कोई करता है, चोरी करो और सबके साथ हंसो बोलो, सब लोग बड़े खुश रहते हैं। ईमानदारी दिखाने पे आ जाओगे तो लोग तुमको दूध की मक्खी की तरह निकालने लगेंगे, क्योंकि उनको चाहिए अपने जैसे लोग। अपने जैसे लोग नहीं मिलेंगे, चोरी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो मजा नहीं आएगी। तो ईमानदारी करने वालों को यूं करके निकाला जाता है ना। तो इस बात को समझिए। लेकिन वो यूं करके जो निकाले जाओगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपके लिए एक लेसन होगा, और उससे आप सीखो बेटा, उससे सीखो। ईमानदारी से ही करो, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर गया है वो ईमानदारी से गए। ऊपर गए कितने लोग हैं? 100, 50, 150 लोग को आप मुंह पे आपका नाम रटा होगा उन लोगों का। पूरी दुनिया के, फिर अपने देश के लोगों को पूछ लो, करोड़ों लोग पैदा होकर मर जाते हैं। सब चोर हैं, ये सब चोर हैं। बड़ा आदमी छोटा आदमी ना देखो, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी ना देखो, ये सब चोर है। किसका नाम याद रखेगा कोई? महात्मा गांधी की नोट आज भी छपी है, नोट उस पे 50 रुपए के, 100 रुपए पे और 500 रुपए पे, उसको कोई हटा नहीं सकता। लोग चाहे जितना बुला भला भला बुरा कह दे उनको, कुछ नहीं कर सकता कोई। उन्होंने कुछ तो ऐसा किया था जो उनकी फोटो आज भी तुमको याद रखनी पड़ती है, आज भी उनका नाम बोलना पड़ता है। नहीं तो बहुत आके मर के चले गए, कोई याद नहीं करता। तो आज की क्लास थी, इसको पढ़िएगा। अगली क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। धन्यवाद यहाँ तक साथ देने के लिए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। आपके लिए तो दुनिया निछावर है। चिल्ड्रन डे पे कुछ करेंगे आपके लिए, बड़ी मजा आएगी। तो थैंक यू सो मच, आते रहिएगा। और कुछ यहाँ पे लिंक आ रहे हैं, इनको भी देखो बेटा, पढ़ लो। पुराना लेक्चर देख के आओ बेटा, पढ़ते लिखते हो नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।